Okay, let's start the class. So we are doing the past paper May June 2024, paper 2, variant 2. Okay, this is the paper 2 of 2024. Let's start with question number 1. These are the contents of a bag of mixed fruit: pineapple, mango, papaya. Calculate the mass of mango as a percentage of the total mass of the mixed fruits. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ मैंगो. मैंगो का मास निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मास. क्या होगा? परसेंटेज हमें निकालनी है. तो मैंगो की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और टोटल वैल्यू विल बी इन द डिनोमिनेटर. ठीक है ना? वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो मैंगो की वैल्यू है 84 और टोटल वैल्यू कितनी है ऐड करने तीनों को. जरा कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं. कीप योर कैलकुलेटर इन योर हैंड. टोटल वैल्यू इज 240 मल्टीप्लाई बाय 100. बेटा आप लोग बताएंगे वैल्यूज ना. 84/240 × 100. यूज योर कैलकुलेटर. शाबाश. आंसर इज 35%. नेक्स्ट. Tom makes a drink by mixing juice and water in the ratio 3:7. He makes 1.4 liters of this drink. Calculate the amount of juice Tom uses, giving your answer in millimeters. Tom makes a drink by mixing juice and water. ठीक है, 3:7 का रेशियो है. अब क्या किया इसने? 1.4 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक है. आंसर मिलीलीटर में देना है आपको. ठीक है. 1.4 लीटर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, यानी कि 1400 ml. ठीक है, ये आपका पूरा है सब्सटेंस. इसमें से जूस और वाटर का रेशियो 3:7 है. आपको क्या निकालना है? जूस निकालना है. तो 1400 मल्टीप्लाई बाय जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वो न्यूमरेटर में आती है और टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है. तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 3/10. ठीक है, टोटल डिनोमिनेटर में आएगा 7 + 3. यूज योर कैलकुलेटर्स. आंसर इज 420 मिलीलीटर. ml कर देंगे, 420 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन. The cost of a fruit drink is directly proportional to the amount of juice it contains. A fruit drink containing 125 ml of juice costs $1.50. Calculate the cost of a fruit drink containing 175 ml. The cost of a fruit drink is directly proportional to the amount of juice it contains. Okay. A fruit drink containing 125 ml of juice costs $1.50. Calculate the cost of fruit drink containing 175 ml. बहुत आसान बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर 125 ml की चीज $1.50 की है तो 175 ml की चीज कितने की होगी? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइडेड बाय 125. 1.50 मल्टीप्लाई 175 डिवाइड बाय 125. 2.1. $2.1 इज द आंसर. ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा सब मेरे साथ रहेंगे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी. शाबाश. चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज मई जून 2024. भाई एक तो इतना लेट आए हो आप. पेपर स्टार्ट हो गया है. कॉफी हैज अ बैग कंटेनिंग नट्स एंड रेजन्स. देयर आर 285 grams of raisins in the bag. The remaining 62% of the mass of the remaining 62% of the mass in the bag is nuts. Calculate the mass of nuts in the bag. 285 grams of raisins हैं. ठीक है. The remaining 62% of the mass of in the bag is nuts. Calculate the mass of nuts. एक बैग है, इसमें नट्स हैं और रेजन है, दो चीजें हैं. रेजन कितने हैं? 285 ग्राम्स. और रिमेनिंग जो है वो कितने हैं? 62% है. यानी कि ये 285 ग्राम की परसेंटेज क्या होगी? 38% होगा. 100 में 62 माइनस कर दो, 38% होगा. और एक्स रिप्रेजेंट करेगा 62% को. क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर.
ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई। x इज इक्वल्स टू 285 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइडेड बाय 38। 285 multiply by 62 divided by 38. 465 is the answer. ठीक है, let's move forward. The mass of mixed nuts and seeds in a bag is 500 grams. Correct to the और nearest gram. सर पार्ट भी वापस करवा एक दे। सेकंड बेटा, एक मिनट। वो नेक्स्ट अंदर है। चैट में बात किया करो। अच्छा भाई, चैट में बात किया करो बेटा। आप चैट में बोलो, मैं देख लूंगा आपके चैट में। पार्ट बी अभी कब का कर लिया हमने? पार्ट बी वापस जाएं पीछे। पार्ट बी इज वेरी सिंपल। देखो पार्ट बी के अंदर क्या है हमारे पास, जो है 1.4 लीटर था ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, 1400 ml हो गया ये। ठीक है, अब बोला हुआ जूस के पन्ने में निकालना है, जूस कितना है, जूस का रेशो 3 है और टोटल रेशो 10 है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर आपका नेट तंग कर रहा होगा तो मैं बार बार रिपीट थोड़ी करता रहूंगा यार, फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना कुछ मिस हो जाए तो। The mass of mixed nuts and seeds in a bag is 500 grams. Correct to the nearest 10 ग्राम। अच्छा, करेक्ट टू नियरेस्ट वाली जब भी कहानी आती है ना, बेसिकली अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। द मास ऑफ नट्स इन द बैग is 350 ग्राम। करेक्ट टू नियरेस्ट 5 ग्राम्स। कैलकुलेट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द सीड्स इन द बैग। अच्छा, नट्स हैं और जो है कहते हैं सीड है, सीड्स की बात हो रही है। द मास ऑफ मिक्स्ड नट्स एंड सीड्स इन अ बैग इज, दोनों का मिलाकर। अच्छा, नट्स एंड सीड दोनों का मिला के कितना है? 500 ग्राम है। इस 500 ग्राम का अगर मैं अपर बाउंड लूंगा ना तो 505 हो जाएगा, और लोअर बाउंड लूंगा तो 495 हो जाएगा। अच्छा, अगर खाली अगर मैं नट्स की बात कर लूं तो वो 350 है ग्राम्स। इसका अपर बाउंड क्या होगा? अब करेक्ट टू नियरेस्ट 5 बोला हुआ है, जो नियरेस्ट बोला उसको डिवाइड बाय 2 कर लूं, 2.5 आ गया। तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा? 350 में 2.5 और ऐड कर दो, 352.5 और 347.5। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड हो गया और लोअर बाउंड आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सीड्स, खाली सीड्स का निकालना है। सीड्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये नट्स एंड सीड्स है, इसमें से नट्स को माइनस कर दूंगा। नट्स एंड सीड्स का दोनों का कंबाइन, इसमें से सीड्स को माइनस कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे ना इनको माइनस करना है आपस में। जब माइनस करना है तो आप क्या करोगे? अपर बाउंड जब निकालना होगा ना तो ये 505 माइनस 347। जब भी डिफरेंस लेते हैं ना तो एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले 505 माइनस 347.5, यहां से आपके पास अपर बाउंड आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड होगा। अब लोअर बाउंड लेने के लिए क्या करेंगे? 495 माइनस 352.5। ठीक है, रूल क्या है? अपर बाउंड लिया इसका और इसका लोअर बाउंड लिया, तो जो आंसर आएगा वो भी अपर बाउंड आएगा। और यहाँ पर क्या है? लोअर बाउंड है माइनस अपर बाउंड, जो आंसर आएगा वो लोअर बाउंड आएगा। दिस इज द रूल। वापस से बता रहा हूँ, अपर बाउंड लोअर बाउंड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो वापस बता रहा हूँ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या करना है? आई रिपीट वंस अगेन, बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ बेटा, अगर किसी ने कुछ मिस किया है गौर से मेरी बात सुनो। देखो बेसिकली क्या है, इन्होंने बताया हुआ है कि भाई नट्स और सीड्स का मिलाकर अगर वेट देखें 500 ग्राम है, और वो करेक्ट टू नियरेस्ट 10 है। अच्छा, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 बोला है ना, 10 को डिवाइड बाय 2 कर लो। 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 5 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? 505 अपर बाउंड हो गया, 495 लोअर बाउंड हो गया। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है? दूसरा खाली नट्स का भी दिया हुआ है। जो खाली नट्स का है वो कितना है? 350 ग्राम्स है। खाली नट्स का जो है वो 350 ग्राम्स है। करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 ग्राम्स।
ठीक है, तो ये 5 को भी डिवाइड बाय 2 कर लो, क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.5 जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 350 में ऐड होगा तो अपर बाउंड और माइनस होगा तो लोअर बाउंड। 352.5, 347.5 आ गया। अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला जो था ये नट्स और सीड्स का मिलाकर है, नीचे वाला सिर्फ नट्स का है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो सीड्स का आ जाएगा। और माइनस करने में रूल ये होता है, याद रखना, कि एक का अपर बाउंड लोगे तो एक का लोअर बाउंड लोगे। देखो हमने क्या किया है, अपर 505 ले लिया अपर बाउंड, और माइनस करेंगे 347.5 लोअर बाउंड। जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड होगा। आंसर मुझे बताएं क्या आ रहे हैं। पहला वाला आंसर क्या आ रहा है? 505 माइनस 347.5। 505 माइनस 347.5। अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर 2024 हम कर रहे हैं भाई। मैंने भाई मिस्टेक मई जून लिख दिया था शुरू में, आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं कि सर आप 505 माइनस 347.5। अब शुरू हो गया तो चलो यही कर लेते हैं। देन 495 माइनस 352.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास दो चीजें, 157.5 एंड 142.5। ओके, दीज आर द टू आंसर्स। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लास्ट क्वेश्चन का भी रिकॉर्डिंग में शायद मिस हो गया थोड़ा सा पार्ट, तो ये देख लें। दिस इज द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है ना, स्कैटर डायग्राम में हमने क्या किया है, फर्स्ट वी हैव प्लॉटेड, शुरू के 6 इन्होंने हमें प्लॉट करके दे दिए थे। ठीक है, ग्रे ग्रे वाले जो हैं, और बाकी के हमने खुद प्लॉट किए एंड देन वी हैव एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बनाई है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? वी हैव ड्रॉन अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अ लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम इन बिटवीन, मतलब इन सब के बीच में से जाए। इट इज एन एस्टिमेटेड लाइन, कोई फिक्स नहीं है, किसी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही बन जाए तो इट इज ओके। बस देखने में लाइन ऐसी लगनी चाहिए कि वो सारे पॉइंट के बीच में से जा रही है। कुछ पॉइंट्स को टच भी कर जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। Use your line of best fit to find an estimate for the value of a car of this model that is 7 years old. 7 years old, अब 7 years old पे जाएं। 7 years old, 7 years old वाली जो कार है वो कितने की पड़ेगी, जरा चेक करते हैं। 7 years old वाली जो कार है वो कितने की पड़ेगी? 2000 के बाद दो बॉक्सेस और हो गए हैं। ठीक है, 2000 के बाद दो बॉक्सेस और हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा? 2400। अच्छा, जिसका जो आंसर आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है, आपकी लाइन के हिसाब से 2000 आ रहा है तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइन ना, जाहिर है आपकी लाइन थोड़ी सी नीचे होगी तो 2000 पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आपका आंसर आपकी अपनी लाइन के हिसाब से चेक होगा। ये शो करना है, लाइन बना के दिखानी है हमें, ताकि एग्जामिनर को नजर आए। उसमें रेंज बहुत बड़ी होती है बेटा, रेंज होती है लेकिन काफी ज्यादा रेंज होती है। आपकी जो लाइन है उसके हिसाब से जो आंसर आ रहा होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। Jay has a car of this model that is 12 years old and he wants to find its value. Explain why Jay should not use this scatter diagram to find an estimate of for this value of car. जय की जो कार है वो 12 years old है, और वो अपनी कार की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है यूजिंग दिस स्कैटर डायग्राम। अब जाहिर है उसकी कार 12 years old है, तो ये तो स्कैटर डायग्राम तो हमारा तकरीबन जाकर ये 10 years पे जाकर जीरो पे कब जाके टच कर रहा है। तो मतलब ये स्कैटर डायग्राम से तो उसकी 12 years old वाली कार की वैल्यू नहीं निकल पाएगी ना। तो आपने यही रीजन देना है कि दिस स्कैटर डायग्राम इज एंडिंग एट 10 years। This scatter diagram ends at 10 years. Therefore, he will not be able to find the value of his car. Value of his car. भाई ये अपनी कार की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसकी कार जो है वो 12 years old है, और ये सारा डायग्राम तो 10 years पे जाके मेरी खत्म हो रही है। किसी की शायद 11 years पे खत्म हो जाए, किसी की शायद 9 years पे खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर शी होगा, तो भाई ये मैं देख लेता हूँ जय कौन है भाई, शी है ही है।
ही लिखा हुआ है भाई। चलें भाई आगे चलते हैं। Jay record the distance traveled by 50 cars. The frequency table shows the results. Work out the fraction of the car that have traveled more than 50,000 kilometers. मोर देन 50,000 किलोमीटर वाली कार्स कौन सी हैं? ठीक है, मोर देन 50,000 वाली कौन सी? ये 11 है और ये 17 है। कितनी हो गई है? 11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय टोटल अपॉन 50 कर लेंगे। ये फ्रैक्शन ऑफ कार बोला है ना, फ्रैक्शन, तो इसलिए अपॉन 50। आंसर इज 28 अपॉन 50 विच मींस 14 अपॉन 25। सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है बस। फाइंड द इंटरवल दैट कंटेन्स द मीडियन। मीडियन किस में आएगा इन सब में से? मीडियन क्या होता है वैसे? n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 50%। n क्या है हमारा? n है 50 प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 50%। 25.5 वैल्यू। 25.5 वैल्यू। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा लें 8। 8 प्लस 14 22। 22 प्लस 11 33। 33 प्लस 17 50। सी एफ निकाल लिया हमने। अब देखेंगे 25.5 वैल्यू किस में लाई कर रही है, कौन से सी एफ में? ऑब्वियसली 8 में तो लाई नहीं करेगी, 22 में भी लाई नहीं करेगी, इसमें लाई करेगी यानी कि। तो हम बोलेंगे 50 से लेकर 60 वाली रेंज में। दिस इज द रेंज। ठीक है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ये 55.9 क्या बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा, पार्ट 3 मीन निकाल लिया। अच्छा माशाल्लाह, फास्ट हो गए बच्चे। मीन मीन का फॉर्मूला क्या होगा? मीन होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी कि 8 मल्टीप्लाई में मीन निकाल, ये मिड पॉइंट निकाल लो उसका। ठीक है, एक्स निकालो, एक्स इज द मिड पॉइंट। 10 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25। 40 और 50 का 45। 50 और 60 का 55। 60 से लेकर 100 का 80। ठीक है, दीज आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इस्तेमाल होगा 8 इंटू 25। 14 इंटू 45। 11 इंटू 55। 17 इंटू 80। सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालें। व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस। क्या कैलकुलेटर भी मुझे यूज करना पड़ेगा? फिफ्टी 55.9। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द डायग्राम शो द टैंक। The tank is a cuboid with length 1.2, width 0.6, and height h. The volume of the tank is 1.8 meter cube. Find calculate the value of h. वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा ही है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? हाँ जी, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.8 इजिकल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी होगी हमारी? 1.2। ब्रेथ होगी 0.6 और हाइट है h। यहाँ से h आ जाएगा। हाइट आ गई हमारी 2.5। हाइट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स।
Okay, now fuel is pumped into an empty tank at a rate of 0.2 meter cube per minute. Calculate the time taken to fill the tank to 90% of its volume, giving your answer in minutes and seconds. Fuel is pumped into the tank at a rate of 0.2 meter cube per minute. ठीक है, 90% कितनी देर में हो जाएगा? देखो टोटल हमारा वॉल्यूम क्या है, 1.8, इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 90%, 1.62 आ जाएगा। और पर मिनट क्या हो रहा है, एक मिनट में 0.2 डिवाइड बाय 0.2 कर लो, यानी कि 8.1 मिनट्स। अब 8.1 मिनट्स हो गया, लेकिन हमें क्या बोला हुआ है, आंसर देना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में। आंसर देना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में। ये हो जाएगा 8 मिनट्स एंड 8 minutes and 6 seconds। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। The diagram shows a tank with an open top. The tank is a prism with trapezium A, B, C, D as its cross section. The base of the tank is a square. Calculate the total surface area. Excuse me. क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। अच्छा अभी देखो इस टैंक के अंदर क्या हो रहा है, जरा सरफेस एरिया में देखें। ओपन टैंक है, ओपन टैंक मतलब ऊपर से तो खुला है, ऊपर से ओपन है, वो नहीं लेंगे हम। अब चारों तरफ देखो क्या क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ऐसा ही पीछे भी होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो। मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इस साइड पर क्या है, इस साइड पर है पैरेललोग्राम। तो उन्होंने बताया हुआ है ना, ट्रेपीजियम ए बी सी डी एज इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बाकी इस साइड पर मुझे पैरेललोग्राम लग रही है, बजाय तौर पर पैरेललोग्राम ही होना चाहिए। द बेस ऑफ द टैंक इज स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, यानी कि ये 80 है, ये भी 80 है। राइट साइड पर जो है वो पैरेललोग्राम होगा। ये लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। अब पैरेललोग्राम भी लग रहा है, थोड़ा रेक्टेंगल भी लग रहा है, देख लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हाइट चाहिए होगी हमें। अच्छा भाई देखते हैं, पीछे से कहीं से रिलेटेड नहीं है ना ये। अब हमारे पास ये ऊपर वाली लेंथ 110 है, नीचे वाली लेंथ 80 है। अगर हम इसको इक्वली कंसिडर कर लें, सही है, तो बहुत इजी हो जाएगा। 110 में से हम 80 माइनस कर देंगे। 110 में से 80 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 30 बच गया, 15 15 हो गए दोनों तरफ। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइट निकाल लोगे। मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ज्यादा ही होंगे, वर्किंग ज्यादा है। ठीक है, 5 मार्क्स हैं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट निकाल लोगे। 70 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एच निकाल लो। एच इज इक्वल्स टू 70 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 70 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और अंडर रूट। 68.37 ये हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्रिपिजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 110 प्लस 80। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है। अच्छा ये राइट साइड पर ना पैरेललोग्राम, वो राइट साइड पे हम ये देख लेते हैं, नीचे नीचे का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, नीचे स्क्वायर है। राइट पे अगर हम पैरेललोग्राम लग ही रहा है जो कि, लेकिन उसके लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी किसी तरीके से।
क्या लिखा हुआ है, ए डी इजिकल्स टू बी सी, ठीक है, इजिकल्स टू 70, ओके। अच्छा, हाइट तो सेम ही होगी ना, 68.37 जो हमने हाइट निकाली है, यहाँ पर भी वही होगी। ठीक है, तो हमारे पास राइट साइड पर जो पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, 80 मल्टीप्लाई बाय 68.37, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा जो है पैरेललोग्राम यहाँ पर है वैसे ही पैरेललोग्राम उस साइड पर भी होगा। बस, और लास्ट में क्या है नीचे, स्क्वायर 80 × 80। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, रिपीट वंस अगेन, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बैक पर भी वैसे ही था। फिर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। और फिर उसके बाद बेस निकाल दी, 80 मल्टीप्लाई बाय 80, एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो करें, कैलकुलेट करें। 3032 9.5, 0.5 छोड़ दो, 30330 कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन इसको भी अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना चाहें तो 30300, अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करते हैं तो, वरना दिस वाज आल्सो ओके। ठीक है बेटा, कॉपी कर लें सब। Anya buys 4 shirts and 3 hats. She pays $100 and receives $21.50 in change. Each shirt costs the same amount. Each hat costs $13.5. Work out the cost of one shirt. क्या कह रहे हैं भाई, 4 शर्ट्स लिए हैं और 3 हैट्स लिए हैं, ठीक है। $100 ने दिए थे, वापस कितना है, 21.5, 100 माइनस 21.5 कर लो। पूरा सामान कितने का आया इसका, 100 - 21.5, सामान आ रहा है 78.5 का। अच्छा, 1 मिनट रुकें। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का कह रहे हो पीछे आंसर, अच्छा दोबारा कैलकुलेशन कर लो बेटा, मैंने मोबाइल से किया है। एक दफा कैलकुलेशन आप लोग कर लें वापस से। हाँ। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। ये राइट साइड पर जो हम बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ना कि पैरेललोग्राम भी लग रहा है और रेक्टेंगल भी लग रहा है, बट दे आर कंसिडर्ड इन द मार्किंग स्कीम एज रेक्टेंगल। बात सारी ये है कि ये भी ट्रेपीजियम है, बैक पे भी ट्रेपीजियम है ना। तो वैसे प्रिज्म, और यहाँ पे प्रिज्म भी बोल दिया, प्रिज्म के अंदर वैसे राइट पे होता रेक्टेंगल ही है। जब भी हम ये प्रिज्म बनाते हैं ना, तो प्रिज्म के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, अगर ऐसा भी प्रिज्म होता है जब, तो इसके अंदर भी हम जो है ना ये वाली साइड्स को रेक्टेंगल ही कंसिडर करते हैं। तो रेक्टेंगल ही कर लेते हैं इसको। शुरू में हमने बात की थी कि रेक्टेंगल और दोनों में थोड़ा सा डाउटफुल है, बट देखने में थोड़ा ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम जैसा लग रहा था ये। तो अब रेक्टेंगल है तो इजी हो जाएगा, 80 × 70, फिर आप ये हाइट नहीं कंसिडर करोगे ना। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 80 × 80। तो इन दिस वे तो आंसर आएगा हमारा 30600 आ जाएगा। सही है। अब ये अगर मिस्टेक एग्जाम में आपसे ऐसी हो जाए तो मेरे ख्याल से 1 मार्क कटना चाहिए इसमें से। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अभी अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। $100 में से 21.5 माइनस कर दिए, $78.5 की हमारी शॉपिंग हो गई। इसमें क्या हुआ है, कहते हैं हमें 4 शर्ट्स हमने ली हैं। ठीक है, और ईच हैड कॉस्ट 13.5, हैड्स कितनी लिए, 3 हैड्स लिए। 3 × 13.5 प्लस 4 शर्ट्स, एक शर्ट का कितने का है हमें नहीं पता। बहुत आसान है, यहाँ से शर्ट्स आ जाएंगी सिंपल। ईच हेड कॉस्ट 13.5, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 40.5 पे 3 हैट्स आ गई। 4 शर्ट्स हैं और टोटल शॉपिंग है 78.5 की, इसको मान ले जाकर माइनस कर दो।
38 आगे डिवाइड बाय 4, आंसर इज 9.5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9.5। The exchange rate between dollars and euro is $1 is equals to 0.91 euros. Anya buys a new camera for $150. She sees the same camera for online at pound 1.4 140. Calculate the difference between the price in dollars and the price in euros, giving your answer in dollars correct to the nearest cent. वापस पढ़ लें। देखो ये कन्वर्जन का रेट है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक कैमरा जो है वो 150 का है, ठीक है, इसने खरीद लिया 150 का, ऑनलाइन कितने का था, 140 यूरो का था। बताओ कितना फर्क पड़ गया। कन्वर्ट कर लो 140 यूरो को, वन इज इक्वल्स टू 0.91, एक्स इज इक्वल्स टू 140। डॉलर के नीचे हमने डॉलर लिखा, यूरो के नीचे यूरो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 0.91, 140 अपॉन 0.91 कितना आ गया, 153.85 डॉलर्स। आई रिपीट वन सेकेंड, कन्वर्जन का तरीका क्या होता है। देखो $1 इज इक्वल टू 0.91 यूरो लिखा हुआ है, सही, ये हमने वन के सामने 0.91 लिख दिया। अब डॉलर्स में वैल्यू निकालनी है हमें नहीं पता, लेकिन यूरो में वैल्यू पता है 140 है, ये लिख दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस चीज की वैल्यू डॉलर्स में आ गई, कितने की वैल्यू है डॉलर में ऑनलाइन, यानी कि जो 140 यूरो का पड़ रहा था, यानी कि डॉलर्स में अगर देखा जाए तो 153.85 का पड़ेगा, 153.85 का। और वो कितने का लेकर आई है, 150 का। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो माइनस कर दो, माइनस करके निकालो, यानी कि $3.85 आपको ऑनलाइन में महंगा पड़ रहा है। वैसे आमतौर पर ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ महंगा पड़ रहा है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन सस्ती मिलती हैं, और फिजिकल आप जाके लेते हो तो महंगी पड़ती हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट। Anya invests $600 in a savings account. The account pays compound interest at the rate of R% per year. At the end of 3 years, total interest is 3.21.86. Calculate the value of R. Anya invests $600 in a saving account. सेविंग अकाउंट में ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 600, रेट आपको नहीं पता, आर है रेट, और टाइम क्या है 3 इयर्स, और आपको इंटरेस्ट बताया हुआ है कितना, 21.86। और है कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल वो होता है ए अमाउंट का, ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ एन। अब अमाउंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दो, 621.86, पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ एन। अब यहां से हम आर निकाल लेंगे, 600 को पहले वहां ले जाकर डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द पावर ऑफ 3। उसके बाद क्यूब रूट कर दो ऑन बोथ साइड्स, 621.86 डिवाइडेड बाय 600, स्क्वायर रूट कर दिया हमने, क्यूब रूट कर दिया सॉरी, 1.0119, 1.012 इज इक्वल्स टू 1 + R/100। वहां ले जाके वन भी माइनस कर दो, 0.012 इज इक्वल्स टू R/100। ये 100 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा आंसर हमारे पास 1.012।
1.199 आ रहा है, 1.2 हो गया, और रेट हो गया हमारा 1.2। आई रिपीट वंस अगेन, देखो शुरू में हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन ही है, मेन चीज ये थी इक्वेशन, ये इक्वेशन मैंने लिख ली बस, अब इसको सिंप्लीफिकेशन है आगे सिर्फ। 621.86 इज इक्वल टू 600 इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 3। 600 पहले जाके डिवाइड हो गया, देन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद आर हमने निकाल लिया। दिस इज द फाइनल आंसर। Mandeep has these 9 number cards. She takes one of the 9 cards at random, notes the number and replaces it. Find the probability that the cards show an odd number. Probability of odd number निकालें, probability of odd। कितने odd numbers हैं इसमें? 1 1 2 हो गए, 5 3 हो गए, 7 4, 4 odd numbers हैं। 4 divided by टोटल कितने हैं? 9। 4/9 इज द आंसर। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हमारे फेवरेबल कितने? 4 हैं, और टोटल आउटकम 9 है। Mandeep takes one of the cards at random, notes the number and replaces it. She then takes a second card at random. Find the probability that both cards show a number 1. अच्छा, ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब इजी है ज्यादा। क्या होता है इसमें कि आपने प्रोबेबिलिटी जिस चीज की निकाली है, जब नेक्स्ट टाइम निकालने जाओगे तो कुछ भी कम नहीं हो रहा। ठीक है ना, आपने कार्ड देखा, निकाला कार्ड, देखा, रख दिया वापस, फिर दोबारा निकालने जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ कार्ड शो। अच्छा क्या है, 1 कार्ड ही है ना? सेकेंड पार्ट में 2 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और दूसरा भी 1। अच्छा भाई, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाउ मेनी 1 आर देयर? 2 है 1। और टोटल कितने हैं? 9। 2/9। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2/9। ठीक है, पहले 1 की प्रोबेबिलिटी 2/9, सेकंड 1 की भी 2/9, आंसर हो जाएगा 4/81। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, कुछ कट रहा होता तो हम कैंसिल कर देते, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ओके, let's move forward. Mandeep takes 2 of the 9 cards at random without replacement. She calculates the product of the two numbers as shown. Calculate the probability that the product is less than 5. अब 2 कार्ड ले रहा है वो, या ले रही है, और प्रोडक्ट दोनों का मतलब, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर लेस देन 5 होना चाहिए। बताएं कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? 1 1 हो सकता है एक तो, और क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है बस। फिर 2 में देखें तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है 5 से कम है। बस यही हो गया, 2 में यही हो सकते हैं। 3 की बात कर लें अगर तो 3 1 हो सकता है बस। 4 की बात कर लें तो 4 1 हो सकता है बस। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई दिमाग में आ रहा तो बताएं आप लोग। 5 में तो हो ही नहीं सकता ना, 5 1 भी लेंगे तो 5 1 5, हमें चाहिए लेस देन 5। हमें चाहिए लेस देन 5। कितने ब्रैकेट बन गए हमारे? अब ये सारे ब्रैकेट्स, लेकिन एक सबके अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब विदाउट रिप्लेसमेंट भी है बेटा, ये भी ख्याल रखना ना, इंपॉर्टेंट बात ये कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। 1 1, पहले 1 की प्रोबेबिलिटी 2/9, अगले 1 की प्रोबेबिलिटी 1/8। अच्छा, फिर नेक्स्ट 1 2, 1 2 के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 कितना है? 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 3/8। देन 1 3, 1 3, 1 3 के लिए हम क्या करेंगे? 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हैं हमारे पास? 3 तो बल्कि है ही नहीं। अच्छा, 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, ये तो हमने देखा ही नहीं। 3 का तो देर इज नो ऑप्शन, 1 से लेकर 9 तक थोड़ी नंबर। हटा दो 3 को। 4 भी नहीं है भाई, ये भी हट जाएगा। 3 और 4 तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हो गए बस। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब 2 1, 2 1 के लिए क्या होगा? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3।
3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। ठीक है, ये 1 1 था, उसके बाद 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, और फिर आखिर में 2 2। 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। बस ये चार ब्रैकेट होंगे, दैट्स इट। आंसर निकालें। दीज आर द फोर ब्रैकेट्स बस। आई रिपीट वंस अगेन, देखो मैंने चार जो बनाया ना, ये पहला वाला इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इन सब की प्रोबेबिलिटी है। यूज योर कैलकुलेटर्स। 2/9 into 8, 2/72 plus 6/72 plus 6/72 plus 6/72। ठीक है, दिस इज द पेपर 2 of 2024। Let's start with question number 1. These are the contents of a bag of mixed fruit: pineapple, mango, papaya. Calculate the mass of mango as a percentage of the total mass of the mixed fruits. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ मैंगो। मैंगो का मास निकालना है द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। क्या होगा, परसेंटेज हमें निकालनी है, तो मैंगो की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और टोटल वैल्यू विल बी इन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो मैंगो की वैल्यू है 84, और टोटल वैल्यू कितनी है, ऐड कर लें तीनों को, जरा कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। कीप योर कैलकुलेटर इन योर हैंड। टोटल वैल्यू इज 240 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा आप लोग बताएंगे वैल्यूज ना, 84/2 इंटू 100। यूज योर कैलकुलेटर, शाबाश। आंसर इज 35%। नेक्स्ट, Tom makes a drink by mixing juice and water in the ratio 3:7. He makes 1.4 liters of this drink. Calculate the amount of juice Tom uses, giving your answer in millimeters. Tom makes a drink by mixing juice and water। ठीक है, 3:7 का रेशियो है। अब क्या किया इसने, 1.4 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक है, आंसर मिलीलीटर्स में देना है आपको। ठीक है, 1.4 लीटर का मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, यानी कि 1400 ml। ठीक है, ये आपका पूरा है सब्सटेंस। इसमें से जूस और वाटर का रेशियो 3:7 है। आपको क्या निकालना है, जूस निकालना है। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वो न्यूमरेटर में आती है, और टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है, टोटल डिनोमिनेटर में आएगा 7 + 3। यूज योर कैलकुलेटर्स। आंसर इज 420 मिलीलीटर। ml कर देंगे, 420 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of a fruit drink is directly proportional to the amount of juice it contains. A fruit drink containing 125 ml of juice costs $1.50. Calculate the cost of a fruit drink containing 175 ml. The cost of a fruit drink is directly proportional to the amount of juice it contains. Okay. A fruit drink containing 125 ml of juice costs $1.50। Calculate the cost of fruit drink containing 175 ml। बहुत आसान बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 125 ml की चीज $1.50 की है, तो 175 ml की चीज कितने की होगी। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइडेड बाय 125। 1.50 मल्टीप्लाई 175 डिवाइड बाय 125। 2.1 डॉलर। 2.1 इज द आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सब मेरे साथ रहेंगे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी, शाबाश। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज मई जून 2024। भाई एक तो इतना लेट आए हो आप, कुछ पेपर स्टार्ट हो गया है।
coffee has a bag containing nuts and raisins. There are 285 grams of raisins in the bag. The remaining 62% of the mass of the remaining 62% of the mass in the bag is nuts. Calculate the mass of nuts in the bag. 285 grams of raisins हैं, ठीक है. The remaining 62% of the mass of in the bag is nuts. Calculate the mass of nuts. एक बैग है, इसमें नट्स हैं और रेजिन है, दो चीजें हैं. रेजिन कितने हैं? 285 ग्राम्स. और रिमेनिंग जो है वो कितने हैं? 62% है. यानी कि ये 285 ग्राम की परसेंटेज क्या होगी? 38% होगा. 100 में 62 माइनस कर दो, 38% होगा. और x रिप्रेजेंट करेगा 62% को. क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर. ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई. डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई. x is equals to 285 multiply by 62 divided by 38. 285 multiply by 62 divided by 38. 465 is the answer. ठीक है, let's move forward. The mass of mixed nuts and seeds in a bag is 500 grams. Correct to the nearest gram. सर पार्ट भी वापस करवा एक दे. सेकंड बेटा, एक मिनट. वो नेट बंद करो. चैट में बात किया करो. अच्छा भाई, चैट में बात किया करो बेटा. आप चैट में बोलो, मैं देख लूंगा आपके चैट में. पार्ट बी अभी कब का कर लिया हमने? पार्ट बी वापस जाएं पीछे. पार्ट बी इज वेरी सिंपल. देखो पार्ट बी के अंदर क्या है हमारे पास, जो है 1.4 लीटर्स था ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, 1400 ml हो गया ये. ठीक है, अब बोला हुआ जूस के पन्ने में निकालना है. जूस कितना है? जूस का रेशो 3 है और टोटल रेशो 10 है. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. अगर आपका नेट तंग कर रहा होगा तो मैं बार बार रिपीट थोड़ी करता रहूंगा यार, फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना कुछ मिस हो जाए तो. The mass of mixed nuts and seeds in a bag is 500 grams. Correct to the nearest 10 ग्राम. अच्छा, करेक्ट टू नियरेस्ट वाली जब भी कहानी आती है ना, बेसिकली अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं. ठीक है. द मास ऑफ नट्स इन द बैग is 350 ग्राम. करेक्ट टू नियरेस्ट 5 ग्राम्स. कैलकुलेट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द सीड्स इन द बैग. अच्छा, नट्स हैं और जो है कहते हैं सीड है. सीड्स की बात हो रही है. द मास ऑफ मिक्स्ड नट्स एंड सीड्स इन अ बैग इज, दोनों का मिलाकर. अच्छा, नट्स एंड सीड दोनों का मिला के कितना है? 500 ग्राम है. इस 500 ग्राम का अगर मैं अपर बाउंड लूंगा ना तो 505 हो जाएगा, और लोअर बाउंड लूंगा तो 495 हो जाएगा. अच्छा, अगर खाली अगर मैं नट्स की बात कर लूं तो वो 350 है ग्राम्स. इसका अपर बाउंड क्या होगा? अब करेक्ट टू नियरेस्ट 5 बोला हुआ है, जो नियरेस्ट बोला उसको डिवाइड बाय 2 कर लूं, 2.5 आ गया. तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा? 350 में 2.5 और ऐड कर दो, 352.5 और 347.5. ठीक है, ये इसका अपर बाउंड हो गया और लोअर बाउंड आ गया. अब हमें क्या निकालना है? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सीड्स. खाली सीड्स का निकालना है. सीड्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये नट्स एंड सीड्स जो है, इसमें से नट्स को माइनस कर दूंगा. नट्स एंड सीड्स का दोनों का कंबाइन, इसमें से सीड्स को माइनस कर दूंगा. अच्छा, अब मुझे ना इनको माइनस करना है आपस में. जब माइनस करना है तो आप क्या करोगे? अपर बाउंड जब निकालना होगा ना तो ये 505 माइनस 347. जब भी डिफरेंस लेते हैं ना तो एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड लिया जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले 505 माइनस 347.5, यहां से आपके पास अपर बाउंड आ जाएगा. जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड होगा. अब लोअर बाउंड लेने के लिए क्या करेंगे? 495 माइनस 352.5. ठीक है, रूल क्या है?
अपर बाउंड लिया इसका और इसका लोअर बाउंड लिया, तो जो आंसर आएगा वो भी अपर बाउंड आएगा। और यहाँ पर क्या है, लोअर बाउंड है माइनस अपर बाउंड, जो आंसर आएगा वो लोअर बाउंड आएगा। दिस इज द रूल। वापस से बता रहा हूँ, अपर बाउंड लोअर बाउंड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो वापस बता रहा हूँ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या करना है, आई रिपीट वंस अगेन, बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ बेटा, अगर किसी ने कुछ मिस किया है गौर से मेरी बात सुनो। देखो बेसिकली क्या है, इन्होंने बताया हुआ है कि भाई नट्स और सीड्स का मिलाकर वेट देखें 500 ग्राम्स है, और वो करेक्ट टू नियरेस्ट 10 है। अच्छा, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 बोला है ना, 10 को डिवाइड बाई 2 कर लो। 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 5 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 505 अपर बाउंड हो गया, 495 लोअर बाउंड हो गया। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, दूसरा खाली नट्स का भी दिया हुआ है। जो खाली नट्स का है वो कितना है, 350 ग्राम्स है। खाली नट्स का जो है वो 350 ग्राम्स है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये 5 को भी डिवाइड बाय 2 कर लो, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.5 जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 350 में ऐड होगा तो अपर बाउंड और माइनस होगा तो लोअर बाउंड। 352.5, 347.5 आ गया। अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला जो था ये नट्स और सीड्स का मिलाकर है, नीचे वाला सिर्फ नट्स का है। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो सीड्स का आ जाएगा। और माइनस करने में रूल ये होता है, याद रखना, कि एक का अपर बाउंड लोगे तो एक का लोअर बाउंड लोगे। देखो हमने क्या किया है, अपर 505 ले लिया अपर बाउंड, और माइनस करेंगे 347.5 लोअर बाउंड। जो आंसर आएगा वो अपर बाउंड होगा। आंसर मुझे बताएं क्या आ रहे हैं। पहला वाला आंसर क्या आ रहा है, 505 माइनस 347.5। 505 माइनस 347.5। अच्छा, ये अक्टूबर नवंबर 2024 हम कर रहे हैं भाई। मैंने भाई मिस्टेक मई जून लिख दिया था शुरू में, आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं कि सर आप 505 माइनस 347.5। अब शुरू हो गया तो चलो यही कर लेते हैं। देन 495 माइनस 352.5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास दो चीजें, 157.5 एंड 142.5। ओके, दीज आर द टू आंसर्स। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लास्ट क्वेश्चन का भी रिकॉर्डिंग में शायद मिस हो गया थोड़ा सा पार्ट, तो ये देख लें। दिस इज द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ठीक है, नाउ स्कैटर डायग्राम में हमने क्या किया है, फर्स्ट वी हैव प्लॉटेड, शुरू के 6 इन्होंने हमें प्लॉट करके दे दिए थे। ठीक है, ग्रे ग्रे वाले जो हैं, और बाकी के हमने खुद प्लॉट किए, एंड देन वी हैव एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बनाई है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, वी हैव ड्रॉन अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अ लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम इन बिटवीन, मतलब इन सब के बीच में से जाए। इट इज एन एस्टिमेटेड लाइन, कोई फिक्स नहीं है, किसी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही बन जाए तो इट इज ओके। बस देखने में लाइन ऐसी लगनी चाहिए कि वो सारे पॉइंट के बीच में से जा रही है। कुछ पॉइंट्स को टच भी कर जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। Use your line of best fit to find an estimate for the value of a car of this model that is 7 years old. 7 years old, अब 7 years old पे जाएं। 7 years old, 7 years old वाली जो कार है वो कितने की पड़ेगी, जरा चेक करते हैं। 7 years old वाली जो कार है वो कितने की पड़ेगी, 2000 के बाद दो बॉक्सेस और हो गए हैं। ठीक है, 2000 के बाद दो बॉक्सेस और हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा, 2400। अच्छा, जिसका जो आंसर आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है, आपकी लाइन के हिसाब से 2000 आ रहा है तो वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइन ना, जाहिर है आपकी लाइन थोड़ी सी नीचे होगी तो 2000 पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आपका आंसर आपकी अपनी लाइन के हिसाब से चेक होगा। ये शो करना है, लाइन बना के दिखानी है हमें, ताकि एग्जामिनर को नजर आए। उसमें रेंज बहुत बड़ी होती है बेटा, रेंज होती है लेकिन काफी ज्यादा रेंज होती है। आपकी जो लाइन है उसके हिसाब से जो आंसर आ रहा होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। Jay has a car of this model that is 12 years old and he wants to find its value. Explain why Jay should not use this scatter diagram to find an estimate of for this value of car. जय की जो कार है वो 12 years old है, और वो अपनी कार की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है यूजिंग दिस स्कैटर डायग्राम। अब जाहिर है उसकी कार 12 years old है, तो ये तो स्कैटर डायग्राम तो हमारा तकरीबन जाकर ये 10 years पे जाकर जीरो पे कब जाके टच कर रहा है। तो मतलब ये स्कैटर डायग्राम से तो उसकी 12 years old वाली कार की वैल्यू नहीं निकल पाएगी ना।
तो आपने यही रीजन देना है कि दिस स्कैटर डायग्राम इज एंडिंग एट 10 years. This scatter diagram ends at 10 years. Therefore, he will not be able to find the value of his car. Value of his car. भाई ये अपनी कार की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसकी कार जो है वो 12 years ओल्ड है और ये सारा डायग्राम तो 10 years पे जाके मेरी खत्म हो रही है। किसी की शायद 11 years पे खत्म हो जाए, किसी की शायद 9 years पे खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर शी होगा, तो भाई ये मैं देख लेता हूँ जय कौन है भाई, शी है ही है? ही लिखा हुआ है भाई। चलें भाई आगे चलते हैं। Jay record the distance traveled by 50 cars. The frequency table shows the results. Work out the fraction of the car that have traveled more than 50,000 kilometers. More than 50,000 kilometers वाली कार्स कौन सी हैं? ठीक है, मोर देन 50,000 वाली कौन सी? ये 11 है और ये 17 है। कितनी हो गई है? 11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय टोटल अपॉन 50 कर लेंगे। ये फ्रैक्शन ऑफ कार बोला है ना, फ्रैक्शन, तो इसलिए अपॉन 50। आंसर इज 28/50 विच मीन्स 14/25। सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है बस। फाइंड द इंटरवल दैट कंटेन्स द मीडियन। मीडियन किस में आएगा इन सब में से? मीडियन क्या होता है वैसे? n+1 मल्टीप्लाई बाय 50%। n क्या है हमारा? n है 50+1 मल्टीप्लाई बाय 50%। 25.5 वैल्यू। 25.5 वैल्यू। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगा लें 8। 8+14 22। 22+11 33। 33+17 50। सी एफ निकाल लिया हमने। अब देखेंगे 25.5 वैल्यू किस में लाई कर रही है, कौन से सी एफ में? ऑब्वियसली 8 में तो लाई नहीं करेगी, 22 में भी लाई नहीं करेगी, इसमें लाई करेगी यानी कि। तो हम बोलेंगे 50 से लेकर 60 वाली रेंज में। दिस इज द रेंज। ठीक है। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। अब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ये 55.9 क्या बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा पार्ट 3 मीन निकाल लिया। अच्छा माशाल्लाह फास्ट हो गए बच्चे। मीन मीन का फॉर्मूला क्या होगा? मीन होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी कि 8 मल्टीप्लाई में मीन निकाल, ये मिड पॉइंट निकाल लो उसका। ठीक है, एक्स निकालो, एक्स इज द मिड पॉइंट। 10 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25। 40 और 50 का 45। 50 और 60 का 55। 60 से लेकर 100 का 80। ठीक है, दीज आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इस्तेमाल होगा 8 × 25। 14 × 45। 11 × 55। 17 × 80। सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालें। व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस। क्या कैलकुलेटर भी मुझे यूज करना पड़ेगा? $55.9। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर।
चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. The diagram shows a tank. The tank is a cuboid with length 1.2, width 0.6, and height h. The volume of the tank is 1.8 meter cube. Find calculate the value of h. वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ऐसा ही है. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? हाँ जी, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.8 इजिकल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितनी होगी हमारी? 1.2. ब्रेथ होगी 0.6 और हाइट है h. यहाँ से h आ जाएगा. हाइट आ गई हमारी 2.5. हाइट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स. Okay, now fuel is pumped into an empty tank at a rate of 0.2 meter cube per minute. Calculate the time taken to fill the tank to 90% of its volume, giving your answer in minutes and seconds. Fuel is pumped into the tank at a rate of 0.2 meter cube per minute. ठीक है, 90% कितनी देर में हो जाएगा? देखो टोटल हमारा वॉल्यूम क्या है? 1.8. इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो. 1.8 मल्टीप्लाई बाय 90%, 1.62 आ जाएगा. और पर मिनट क्या हो रहा है? एक मिनट में 0.2 डिवाइड बाय 0.2 कर लो, यानी कि 8.1 मिनट्स. अब 8.1 मिनट्स हो गया, लेकिन हमें क्या बोला हुआ है? आंसर देना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में. आंसर देना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में. ये हो जाएगा 8 मिनट्स एंड 8 minutes and 6 seconds. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर. The diagram shows a tank with an open top. The tank is a prism with trapezium A, B, C, D as its cross section. The base of the tank is a square. Calculate the total surface area. Excuse me. क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका. अच्छा, अभी देखो इस टैंक के अंदर क्या हो रहा है. जरा सरफेस एरिया में देखें. ओपन टैंक है. ओपन टैंक मतलब ऊपर से तो खुला है, ऊपर से ओपन है, वो नहीं लेंगे हम. अब चारों तरफ देखो क्या क्या है. ये एक ट्रेपीजियम है, ऐसा ही पीछे भी होगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो. मल्टीप्लाई बाय 2. फिर इस साइड पर क्या है? इस साइड पर है पैरेललोग्राम. तो उन्होंने बताया हुआ है ना, ट्रेपीजियम ABCD एज इट्स क्रॉस सेक्शन. ठीक है, बाकी इस साइड पर मुझे पैरेललोग्राम लग रहा है. ये बजाय तौर पर पैरेललोग्राम ही होना चाहिए. द बेस ऑफ द टैंक इज स्क्वायर. बेस स्क्वायर है, यानी कि ये 80 है, ये भी 80 है. राइट साइड पर जो है वो पैरेललोग्राम होगा. ये लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको. अब पैरेललोग्राम भी लग रहा है, थोड़ा रेक्टेंगल भी लग रहा है. देख लेते हैं इसको. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हाइट चाहिए होगी हमें. अच्छा भाई, देखते हैं पीछे से कहीं से रिलेटेड नहीं है ना ये. अब हमारे पास ये ऊपर वाली लेंथ 110 है, नीचे वाली लेंथ 80 है. अगर हम इसको इक्वली कंसिडर कर लें, सही है, तो बहुत इजी हो जाएगा. 110 में से हम 80 माइनस कर देंगे. 110 में से 80 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 30 बच गया. 15 15 हो गया दोनों तरफ.
ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइट निकाल लोगे। मार्क्स कितने हैं? मार्क्स ज्यादा ही होंगे, वर्किंग ज्यादा है, ठीक है, 5 मार्क्स हैं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट निकाल लोगे। 70 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एच निकाल लो। एच इज इक्वल्स टू 70 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 70 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और अंडर रूट। 68.37 ये हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 110 प्लस 80। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है। अच्छा, ये राइट साइड पर ना पैरेललोग्राम, वो राइट साइड पे हम ये देख लेते हैं, नीचे नीचे का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, नीचे स्क्वायर है। राइट पे अगर हम पैरेललोग्राम लग ही रहा है जो कि, लेकिन उसके लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी किसी तरीके से। क्या लिखा हुआ है? AD इजिकल्स टू BC, ठीक है, इजिकल्स टू 70, ओके। अच्छा, हाइट तो सेम ही होगी ना, 68.37 तो हमने हाइट निकाली है, यहाँ पर भी वही होगी। ठीक है, तो हमारे पास राइट साइड पर जो पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट 80 मल्टीप्लाई बाय 68.37। इसको ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा जो है पैरेललोग्राम यहाँ पर है वैसे ही पैरेललोग्राम उस साइड पर भी होगा। बस, और लास्ट में क्या है नीचे? स्क्वायर 80 × 80। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, रिपीट वंस अगेन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि बैक पर भी वैसे ही था। फिर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। और फिर उसके बाद बेस निकाल दी, 80 × 80, एरिया ऑफ स्क्वायर। चलें करें, कैलकुलेट करें। थ्री जीरो थ्री टू नाइन पॉइंट फाइव छोड़ दो, 30330 कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन इसको भी अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना चाहें तो 30300, अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करते हैं तो, वरना दिस वाज आल्सो ओके। ठीक है बेटा, कॉपी कर लें सब। Anya buys 4 shirts and 3 hats. She pays $100 and receives $21.50 in change. Each shirt costs the same amount. Each hat costs $13.5. Work out the cost of one shirt. क्या कह रहे हैं भाई? 4 शर्ट्स लिए हैं और 3 हैट्स लिए हैं, ठीक है। $100 ने दिए थे, वापस कितना है? 21.5। 100 - 21.5 कर लो। पूरा सामान कितने का आया इसका? 100 - 21.5 सामान आ रहा है 78.5 का। अच्छा, 1 मिनट रुके। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का कह रहे हो पीछे आंसर? अच्छा, दोबारा कैलकुलेशन कर लो बेटा, मैंने मोबाइल से किया है। एक दफा कैलकुलेशन आप लोग कर लें वापस से। हाँ। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। ये राइट साइड पर जो हम बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ना, कि पैरेललोग्राम भी लग रहा है और रेक्टेंगल भी लग रहा है, बट दे आर कंसिडर्ड इन द मार्किंग स्कीम एज रेक्टेंगल। बात सारी ये है कि ये भी ट्रेपीजियम है, बैक पे भी ट्रेपीजियम है ना। तो वैसे प्रिज्म, और यहाँ पे प्रिज्म भी बोल दिया, प्रिज्म के अंदर वैसे राइट पे होता रेक्टेंगल ही है। जब भी हम ये प्रिज्म बनाते हैं ना, तो प्रिज्म के डिफरेंट शेप हो सकते हैं। अगर ऐसा भी प्रिज्म होता है जब, तो इसके अंदर भी हम जो है ना ये वाली साइड्स को रेक्टेंगल ही कंसिडर करते हैं। तो रेक्टेंगल ही कर लेते हैं इसको। शुरू में हमने बात की थी कि रेक्टेंगल और दोनों में थोड़ा सा डाउटफुल है, बट देखने में थोड़ा ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम जैसा लग रहा था ये। तो अब रेक्टेंगल है तो इजी हो जाएगा, 80 × 70। फिर आप ये हाइट नहीं कंसिडर करोगे ना।
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 80 इंटू 80। तो इन दिस वे तो आंसर आएगा हमारा 30600 आ जाएगा। सही है। अब ये अगर मिस्टेक एग्जाम में आपसे ऐसी हो जाए तो मेरे ख्याल से 1 मार्क कटना चाहिए इसमें से। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अभी अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। $100 में से 21.5 माइनस कर दिए, $78.5 की हमारी शॉपिंग हो गई। इसमें क्या हुआ है, कहते हैं हमें 4 शर्ट्स हमने ली हैं। ठीक है, और ईच हैड कॉस्ट 13.5। हैड्स कितनी लिए, 3 हैड्स लिए। 3 × 13.5 प्लस 4 शर्ट्स। एक शर्ट का कितने का है हमें नहीं पता। बहुत आसान है, यहाँ से शर्ट्स आ जाएंगी सिंपल। ईच हैड कॉस्ट 13.5, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 40.5 पे 3 हैड्स आ गई। 4 शर्ट्स हैं और टोटल शॉपिंग है 78.5 की। इसको मान ले जाकर माइनस कर दो। 38 आगे डिवाइड बाय 4, आंसर इज 9.5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9.5। The exchange rate between dollars and euro is $1 is equals to 0.91 euros. Anya buys a new camera for $150. She sees the same camera for online at pound 1.4 140. Calculate the difference between the price in dollars and the price in euros, giving your answer in dollars correct to the nearest cent. वापस पढ़ लें। देखो ये कन्वर्जन का रेट है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर कैमरा जो है वो 150 का है। ठीक है, इसने खरीद लिया 150 का, ऑनलाइन कितने का था, 140 यूरो का था। बताओ कितना फर्क पड़ गया। कन्वर्ट कर लो 140 यूरो को। वन इज इक्वल्स टू 0.91, एक्स इज इक्वल्स टू 140। डॉलर के नीचे हमने डॉलर लिखा, यूरो के नीचे यूरो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 0.91। 140 अपॉन 0.91 कितना आ गया, 153.85 डॉलर्स। आई रिपीट वंस अगेन, कन्वर्जन का तरीका क्या होता है। देखो $1 इज इक्वल टू 0.91 यूरो लिखा हुआ है। सही, ये हमने वन के सामने 0.91 लिख दिया। अब डॉलर्स में वैल्यू निकालनी है हमें नहीं पता, लेकिन यूरो में वैल्यू पता है 140 है, ये लिख दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस चीज की वैल्यू डॉलर्स में आ गई। कितने की वैल्यू है डॉलर में ऑनलाइन, यानी कि जो 140 यूरो का पड़ रहा था, यानी कि डॉलर्स में अगर देखा जाए तो 153.85 का पड़ेगा। 153.85 का, और वो कितने का लेकर आई है, 150 का। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो माइनस कर दो, माइनस करके निकालो। यानी कि $3.85 आपको ऑनलाइन में महंगा पड़ रहा है। वैसे आमतौर पर ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ महंगा पड़ रहा है ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन सस्ती मिलती हैं, और फिजिकल आप जाके लेते हो तो महंगी पड़ती हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट। Anya invests $600 in a savings account. The account pays compound interest at the rate of R% per year. At the end of 3 years, total interest is 3.21.86. Calculate the value of R. Anya invests $600 in a saving account. सेविंग अकाउंट में ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 600। रेट आपको नहीं पता, आर है रेट। और टाइम क्या है, 3 इयर्स। और आपको इंटरेस्ट बताया हुआ है कितना, 21.86। और है कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल वो होता है ए अमाउंट का, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। अब अमाउंट में क्या आ जाएगा हमारे पास,
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दो 621.86 P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n। अब यहां से हम R निकाल लेंगे, 600 को पहले वहां ले जाकर डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 3। उसके बाद क्यूब रूट कर दो ऑन बोथ साइड्स, 621.86 डिवाइडेड बाय 600, स्क्वायर रूट कर दिया हमने, क्यूब रूट कर दिया सॉरी, 1.0119 1.012 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। वहां ले जाके 1 भी माइनस कर दो, 0.012 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। ये 100 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा आंसर हमारे पास 1.199 आ रहा है, 1.2 हो गया, और रेट हो गया हमारा 1.2। आई रिपीट वंस अगेन, देखो शुरू में हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन ही है, मेन चीज ये थी इक्वेशन, ये इक्वेशन मैंने लिख ली बस, अब इसको सिंप्लीफिकेशन है आगे सिर्फ। 621.86 इज इक्वल टू 600 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 3। 600 पहले जाके डिवाइड हो गया, देन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद R हमने निकाल लिया। दिस इज द फाइनल आंसर। Mandeep has these 9 number cards. She takes one of the 9 cards at random, notes the number and replaces it. Find the probability that the cards show an odd number. Probability of odd number निकालें, probability of odd। कितने odd numbers हैं इसमें? 1 1 2 हो गए, 5 3 हो गए, 7 4, 4 odd numbers हैं। 4 divided by टोटल कितने हैं? 9, 4 upon 9 is the answer। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हमारे फेवरेबल कितने हैं? 4 हैं, और टोटल आउटकम 9 है। Mandeep takes one of the cards at random, notes the number and replaces it. She then takes a second card at random. Find the probability that both cards show a number 1. अच्छा, ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब इजी है ज्यादा। क्या होता है इसमें कि आपने प्रोबेबिलिटी जिस चीज की निकाली है, जब नेक्स्ट टाइम निकालने जाओगे तो कुछ भी कम नहीं हो रहा। ठीक है ना, आपने कार्ड देखा, निकाला, कार्ड देखा, रख दिया वापस, फिर दोबारा निकालने जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ कार्ड शो, अच्छा क्या है, 1 कार्ड ही है ना, सेकेंड पार्ट में 2 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और दूसरा भी 1। अच्छा भाई, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाउ मेनी 1 आर देयर? 2 है 1, और टोटल कितने हैं? 9, 2 अपॉन 9, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9। ठीक है, पहले 1 की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 9, सेकेंड 1 की भी 2 अपॉन 9, आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 81। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, कुछ कट रहा होता तो हम कैंसिल कर देते, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ओके, let's move forward. Mandeep takes 2 of the 9 cards at random without replacement. She calculates the product of the two numbers as shown. Calculate the probability that the product is less than 5. अब 2 कार्ड ले रहा है वो, या ले रही है, और प्रोडक्ट दोनों का मतलब, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर लेस देन 5 होना चाहिए। बताएं कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? 1 1 हो सकता है एक तो, और क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है बस। फिर 2 में देखें तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है 5 से कम है। बस यही हो गया, 2 में यही हो सकते हैं। 3 की बात कर लें अगर तो 3 1 हो सकता है बस। 4 की बात कर लें तो 4 1 हो सकता है बस। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई दिमाग में आ रहा है तो बताएं आप लोग। 5 में तो हो ही नहीं सकता ना, 5 1 भी लेंगे तो 5 1 5, हमें चाहिए लेस देन 5, हमें चाहिए लेस देन 5। कितने ब्रैकेट बन गए हमारे? अब ये सारे ब्रैकेट्स, लेकिन एक सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
अब विदाउट रिप्लेसमेंट भी है बेटा, ये भी ख्याल रखना ना। इंपॉर्टेंट बात ये कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। 1 1, पहले वन की प्रोबेबिलिटी 2/9, अगले वन की प्रोबेबिलिटी 1/8। अच्छा, फिर नेक्स्ट 1 2, 1 2 के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/9 मल्टीप्लाई बाय टू की प्रोबेबिलिटी, टू कितना है? 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 3/8। देन 1 3, 1 3, 1 3 के लिए हम क्या करेंगे? 2/9 मल्टीप्लाई बाय थ्री, कितने हैं हमारे पास? थ्री तो बल्कि है ही नहीं। अच्छा, थ्री का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, ये तो हमने देखा ही नहीं। थ्री का तो देर इज नो ऑप्शन, 1 से लेकर 9 तक थोड़ी नंबर। हटा दो थ्री को। फोर भी नहीं है भाई, ये भी हट जाएगा। थ्री और फोर तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में। तो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स हो गए बस। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब 2 1 के लिए क्या होगा? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। ठीक है, ये 1 1 था, उसके बाद 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, और फिर आखिर में 2 2, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/8। बस ये चार ब्रैकेट होंगे, दैट्स इट। आंसर निकालें। दीज आर द फोर ब्रैकेट्स बस। आई रिपीट वंस अगेन, देखो मैंने चार जो बनाया ना, ये पहला वाला इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इन सब की प्रोबेबिलिटी है। यूज योर कैलकुलेटर्स। 2/9 into 8, 2/72 प्लस 6/72 प्लस 6/72 प्लस 6/72।